कहानी की शुरुआत एक सुनसान बेजान रेगिस्तान से होती है। दूर दूर तक बस रेत का समंदर फैला हुआ है, जहां इंसानी जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं। इस वीराने में सिर्फ एक घर खड़ा है, पुराना, अकेला और चुपचाप। ये घर है रघु का। रघु रेलवे का एक गेटमैन है। उसका काम है ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना, लेकिन यहां से दिन भर में सिर्फ 3 ट्रेनें गुजरती हैं। उनके टाइम और सिटी की आवाजें रघु को इतनी याद है कि आंखें बंद करके भी वो बता सकता है कि अगली ट्रेन कब आएगी। ये सब उसकी आदतों में शामिल हो चुका है, क्योंकि वो पिछले 10 सालों से यही काम कर रहा है। 10 साल, इतने लंबे वक्त से रघु ने किसी इंसान से ना बात की है और ना ही किसी का चेहरा देखा है। उसकी जिंदगी बस इन पटरियों और रेगिस्तान की खामोशी में कैद हो चुकी है। लेकिन उस दिन जब वो रोज की तरह झंडी उठाकर ट्रेन को जाने दे रहा था, उसकी आंखें अचानक चौंधिया गईं। पटरियों पर कुछ अनहोनी हो गई थी। किसी ने ट्रेन से छलांग लगा दी थी। वो एक लड़की थी। उसका शरीर लहूलुहान था और वो बेहोश पड़ी थी। रघु के लिए ये नज़ारा किसी चमत्कार से कम नहीं था। 10 सालों के सूनेपन के बाद उसने किसी इंसान को देखा था। वो दौड़ कर गया और बिना सोचे समझे लड़की को अपने कंधे पर उठा लाया। उसे अपने घर के अंदर रखा, पानी के छींटे मारे। लड़की की सांसें हल्की हल्की चल रही थीं। रघु उसे देख रहा था जैसे पहली बार जिंदगी उसके सामने आई हो। कंपाते हाथों से उसने उस लड़की को छूने की कोशिश की, मगर अचानक लड़की ने आंखें खोल दीं। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो पीछे हटने की कोशिश करने लगी, जैसे रघु उसका दुश्मन हो। लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम चैताली है। रघु ने शांत स्वर में जवाब दिया, डरने की जरूरत नहीं। तुम ट्रेन से गिरी थी। धूप बहुत तेज थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। बाहर रहते तो शायद तुम्हें और नुकसान हो जाता। रघु ने धीरे से पूछा, आखिर तुम ट्रेन से कैसे गिरी? चैताली की आंखों में अब भी डर और थकान साफ झलक रही थी। उसने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बोली, मैं अपने हस्बैंड के साथ सफर कर रही थी। ट्रेन में जब मैं टॉयलेट की तरफ गई, वहां 2 लोग आपस में बुरी तरह लड़ रहे थे। मैं उनके बीच आ गई और उन्होंने मुझे ही धक्का दे दिया। मैं नीचे गिर पड़ी। उसकी आंखें भर आईं। उसने जल्दी से आगे कहा, मेरे हस्बैंड मुझे ढूंढ रहे होंगे। वो बहुत परेशान हो गए होंगे। हो सकता है किसी भी वक्त यहां तक पहुंच जाएं। मुझे उनके पास जाना होगा, अभी के अभी। रघु ने उसकी तरफ देखा, उसकी बेचैनी को समझने की कोशिश करते हुए। फिर धीमी लेकिन ठोस आवाज में बोला, यहां से दूर दूर तक कोई घर नहीं है, ना ही कोई रास्ता, ना ही कोई साधन। अगर तुम्हारे हस्बैंड सच में तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे तो वो यहीं पहुंचेंगे। तुम्हें यहीं रुकना होगा। लेकिन चैताली उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ अपने हस्बैंड से मिलने की जिद थी। उसने बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और रेगिस्तान की तरफ निकल गई। तेज धूप, तपती रेत और चारों तरफ पसरी खामोशी। वो कई मील पैदल चलती रही, लेकिन कहीं कोई इंसान नजर नहीं आया। धीरे धीरे उसका सिर भारी होने लगा। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। प्यास और थकान से उसका शरीर जवाब देने लगा और आखिरकार वो रेत पर गिरकर बेहोश हो गई। चुपचाप उसके पीछे पीछे रघु भी चल रहा था। वो सब देख रहा था। जब चैताली गिर पड़ी तो रघु दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। फिर वही उसे अपने घर ले आया। अब वो उसके पैरों पर मरहम लगा रहा था, जहां गहरी चोटें थीं। चैताली अधमूंदी आंखों से उसे देख रही थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ शक और डर था। रघु ने नरम आवाज में कहा, तुम्हें यहां से जाना मुमकिन नहीं है। इंतजार करो, तुम्हारे हस्बैंड खुद यहां आ जाएंगे। लेकिन चैताली की आंखों में अविश्वास साफ था। उसके मन में एक ही ख्याल घूम रहा था, ये मैं किसी अनजान आदमी के साथ इस वीराने में रात कैसे गुजार सकती हूँ? अगर इसने कुछ गलत कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। उसने लाख कोशिशों के बाद खुद को बिस्तर पर लिटा लिया। नींद उसकी आंखों को छू रही थी, लेकिन बेचैनी उसे बार बार जगा देती। वो चोरी चोरी देखती, रघु जमीन पर लेटा सो रहा है। लेकिन शायद रघु उसके मन की हालत समझ चुका था। वो धीरे से उठा और बिना कुछ कहे घर से बाहर चला गया, ताकि चैताली को थोड़ी राहत मिल सके। जब चैताली ने देखा कि रघु घर से बाहर चला गया है, तभी जाकर उसकी आंखें भारी हुईं और वो सुकून की नींद सो पाई। पूरी रात का डर और बेचैनी जैसे अचानक गायब हो गए थे। सुबह की हल्की ठंडी हवा खिड़की से भीतर आ रही थी। तभी उसकी आंखें खुली और उसने देखा रघु पहले से जाग चुका है। वो अपनी रोज की तरह की दिनचर्या निभा रहा था। सुबह के ठीक 4:30 बजे उठना, कई किलोमीटर दूर से पानी लाना और फिर पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाना। ये रूटीन पिछले 10 सालों से उसकी जिंदगी का हिस्सा था और उसने आज तक एक भी दिन एक भी ट्रेन का वक्त मिस नहीं किया था। रघु ने काम खत्म करने के बाद धीरे से चैताली से कहा, तुम जानती हो, मैंने पिछले 10 सालों से किसी इंसान से बात तक नहीं की। मुझे बातें करना पसंद है, लेकिन यहाँ तो कोई होता ही नहीं। चैताली उसकी आंखों में झांकने लगी। अब उसके मन का डर कुछ कम हो चुका था। रात में उसने देखा था कि रघु ने उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं की, इसीलिए अब कहीं न कहीं उसके दिल में रघु के लिए भरोसा बनने लगा था। उसी भरोसे की घड़ी में रघु अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा,
चैताली, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। चैताली चौंक गई। कैसी बात? रघु ने सांस खींची और बोला, जब भी ट्रेन यहाँ से गुजरती है मेरा टेलीफोन बजता है, लेकिन वो टेलीफोन सिर्फ इनकमिंग है, उससे कॉल किया नहीं जा सकता। बस जो सामने से फोन करता है उनसे ही बात हो सकती है। चैताली की आंखों में उम्मीद की चमक लौटी। रघु ने आगे कहा, अगली बार जब वो फोन बजेगा मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगा। तुम्हारा हस्बैंड अगर सच में तुम्हें ढूंढ रहा होगा तो उन्हें पता चल जाएगा, वो आसानी से यहाँ पहुंच जाएगा। चैताली का चेहरा राहत से भर उठा, जैसे उसे पहली बार लगा कि शायद अब वो इस वीराने से निकल पाएगी। तभी अचानक फोन की घंटी बज उठी। कमरे में खामोशी थी और इस आवाज ने दोनों को चौंका दिया। रघु तुरंत फोन उठाने बढ़ा, लेकिन तभी चैताली ने घबराकर उसका हाथ रोक लिया। उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी और अगले ही पल उसने झपट कर फोन काट दिया। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। रघु उसकी तरफ देखता रह गया और चैताली का चेहरा सफेद पड़ चुका था। कमरे में फोन की घंटी कटने के बाद जो सन्नाटा छाया था वो अचानक चैताली की टूटी हुई आवाज से भर गया। उसने धीरे से कहा, रघु, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मुझे ट्रेन से किसी ने धक्का नहीं दिया था, मैं खुद कूदी थी क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से भाग रही थी। रघु एकदम हैरान रह गया। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन चैताली बिना रुके अपनी बात कहती चली गई। वो हस्बैंड नहीं, एक शिकारी है, एक साइको। और सबसे अजीब बात यह है कि मैं ही उसकी डॉक्टर थी। रघु के चेहरे पर हैरानी गहरी होती गई। चैताली की आंखें कहीं दूर अतीत में खो गईं और उसकी आवाज भारी हो गई। कुछ साल पहले सिंचू नाम का एक पेशेंट मेरे पास आया था। वो गहरे डिप्रेशन में डूबा हुआ था। उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया था और ये सदमा वो झेल नहीं पाया। वो टूटा हुआ इंसान बन चुका था। हंसना, जीना सब भूल गया था। उसने धीमी सांस ली, जैसे बीते वक्त का बोझ अब भी उसके सीने पर बैठा हो। वो मेरा पहला केस था और मैं उसे किसी भी हाल में ठीक करना चाहती थी। मैंने उसे बहुत वक्त दिया, उससे बातें की, उसे समझाया। धीरे धीरे सिंचू नॉर्मल होने लगा और उस दौरान हमारी दोस्ती भी गहरी हो गई। उसकी आंखों में हल्की चमक आई, फिर अचानक बुझ गई। शायद मेरी गलती थी, मैंने उसे बहुत करीब आने दिया। वो सिर्फ मेरा पेशेंट नहीं रहा और मैं भी उसे चाहने लगी। रघु ध्यान से सुन रहा था। कुछ समय बाद हमने शादी कर ली, लेकिन मेरे घरवाले इसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि सिंचू कभी भी अपनी पुरानी हालत में लौट सकता है, वो एक साइको है। पर मैंने किसी की नहीं सुनी। मुझे लगा प्यार सब बदल देता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। चैताली के शब्द अब कांप रहे थे। वो पागलों जैसा बर्ताव करने लगा, रोज शराब, नशे और ड्रग्स में डूबा रहता, और जब होश में होता तब मुझे पीटता, गालियां देता, हर दिन हर रात। ये उसकी आदत बन गई थी। मैं धीरे धीरे टूट रही थी। उसने अपने हाथों की चोटों की तरफ देखा, जैसे वहां अभी भी पुराने निशान मौजूद हों। वो आदमी मेरी जिंदगी को नर्क बना चुका था। और आखिरकार मैं भाग निकली, उस ट्रेन से कूद गई ताकि शायद कहीं मुझे आज़ादी मिल सके। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। रघु के पास कहने के लिए कुछ नहीं था और चैताली वहीं बैठी अपनी टूटी हुई कहानी को हवा में घुलते हुए महसूस कर रही थी। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में लौटती है। चैताली अब रघु पर धीरे धीरे भरोसा करने लगी थी। उसकी आंखों में अब उतना डर नहीं बचा था, इसीलिए उसने नहाने का फैसला किया। रघु कई किलोमीटर दूर से पानी लेकर आया था। जब चैताली उस पानी से नहा रही थी, रघु चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी जिज्ञासा थी, जैसे वो इतने सालों बाद पहली बार किसी इंसानी जिंदगी को इतने करीब से महसूस कर रहा था। जब चैताली नहाकर बाहर आई, रघु ने उसे अपने कुछ कपड़े दिए। फिर उसकी नजर उसके पीठ पर पड़ी और वो चौंक गया। ये निशान तुम्हारी पीठ पर कैसे आया? रघु ने हिचकिचाते हुए पूछा। चैताली समझ गई कि रघु उसे नहाते वक्त देख रहा था। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की और ठंडी सांस ली। फिर धीमी आवाज में बोली, ये भी उसी शख्स का तोहफा है, मेरे हस्बैंड का। रघु चुप हो गया और चैताली एक बार फिर अपने अतीत की परतें खोलने लगी। मैंने बहुत दिन तक उसका टॉर्चर सहा, हर दिन डर, दर्द और अपमान। लेकिन एक दिन मुझे उसकी डायरी मिल गई और वहीं से मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने आया। उसकी आंखें भर आईं। उस डायरी में लिखा था, उसकी वाइफ ने खुदकुशी नहीं की थी, उसने खुद अपनी बीवी को मारा था। और इतना ही नहीं, हॉस्पिटल की एक नर्स को भी उसने अपनी हवस और गुस्से में मार डाला था। रघु की सांसें भारी होने लगी, जैसे वो सब अपने सामने देख रहा हो। मैंने जैसे ही वो डायरी पढ़ी, उसी वक्त सिंचू आ गया। उसने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया। अब चैताली की आवाज कांपने लगी। उसने मुझे बेरहमी से मारा। मेरी चीखें भी शायद उन 4 दीवारों से बाहर नहीं जा पाईं। और फिर पुलिस से बचने के लिए उसने मुझे अपने साथ ट्रेन में बिठा लिया। शायद किसी और जगह ले जाकर मुझे खत्म कर देता। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत की और उस ट्रेन से कूद पड़ी। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा फैल गया।
रघु अब समझ चुका था कि चैताली का डर और उसका भागना किसी मामूली झगड़े की वजह से नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई थी। अब कहानी प्रेजेंट में लौटती है। चैताली अपनी पूरी दर्द भरी दास्तान सुना चुकी थी। उसकी आंखों में अभी भी डर और दर्द साफ दिख रहा था। ये सब सुनकर रघु गहरी सांस लेकर कहता है, तुम्हारी और मेरी कहानी दोनों एकदम सेम है। तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं और मेरा भी। हम चाहें तो यहाँ शांति से जिंदगी बिता सकते हैं। लेकिन चैताली को रघु की ये बातें अजीब लग रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रघु किस तरफ इशारा कर रहा है। तभी अचानक ट्रेन का टाइम हो जाता है और रघु अपनी जिम्मेदारी निभाने झंडी दिखाने चला जाता है। इधर चैताली धीरे धीरे रघु के कामों में हाथ बटाने लगती है। वो उसके लिए खाना बनाती है, उसके कमरे की सफाई करती है, मानो उसका भरोसा धीरे धीरे रघु पर बढ़ रहा हो। लेकिन तभी सफाई के दौरान चैताली को कुछ ऐसा मिलता है जो उसकी रूह तक हिला देता है। एक अलमारी में उसे पुराने न्यूज़पेपर की कटिंग्स छुपाकर रखी मिली। उन कटिंग्स में लिखा था कि एक शख्स ने अपने ही परिवार समेत 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी और फिर फरार हो गया था। उसी पल चैताली को एहसास हो गया कि रघु असली गेटमैन नहीं है। उसने किसी और रघु की पहचान चुराई है जो पहले इसी रेलवे क्रॉसिंग पर काम करता था। ये सब जानकर चैताली के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका भरोसा पल भर में डर में बदल गया। वो कांपते हुए हाथ में चाकू उठाती है और रघु की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन तभी रघु शांत आवाज में कहता है, चैताली, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। रघु बताने लगता है, मेरी माँ ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की थी। पहली मुलाकात में ही मैंने उसे अपनी सच्चाई बता दी कि मैं पहले एक और लड़की से प्यार करता था, लेकिन उस लड़की ने मुझे धोखा देकर एक अमीर आदमी से शादी कर ली थी। फिर भी जिस लड़की से मेरी शादी तय हुई थी उसने मेरा सच स्वीकार कर लिया और हम शादी कर लिए। शादी के कुछ महीनों बाद मेरी पत्नी अपने एक कजिन को हमारे घर बुला लाई। वजह ये थी कि मेरे पास कुछ खेत थे और वहाँ का काम बहुत मेहनत वाला था। उसका कजिन हमारी मदद करने आ गया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और मैं 2 बच्चों का पिता बन गया। फिर एक दिन मेरी पत्नी ने कहा कि उसे और बच्चे नहीं चाहिए। उसने मुझसे कहा कि मैं नसबंदी करवा लूं। मैं उसकी बात मानकर डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर ने कुछ ऐसा बताया जिसने मेरी जिंदगी की जड़ें हिला दी। उसने कहा कि तुम्हें नसबंदी की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम तो पिता बन ही नहीं सकते। ये सुनते ही मेरी दुनिया अंधेरी हो गई। मैं टूटे दिल के साथ घर लौटा और जो देखा उसने मेरी बाकी उम्मीदें भी खत्म कर दी। मेरी पत्नी और उसका वही कजिन एक साथ थे। उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि दोनों बच्चे भी मेरे नहीं बल्कि उसी कजिन के थे, मतलब कि मेरी कोई फैमिली है ही नहीं। उस पल मैं अंदर से पूरी तरह मर गया और गुस्से व दर्द में मैंने चारों को खत्म कर दिया, मेरी पत्नी, उसका कजिन और दोनों बच्चे। मैंने ही मारा उन्हें। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। रघु धीमी आवाज में चैताली से कहता है, माइन, शायद मेरी जगह कोई और भी होता तो वही करता जो मैंने किया। हालात ऐसे थे कि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। चैताली उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है, फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, रघु, तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता तो वो भी यही करता। तुम अकेले नहीं हो। उसके शब्दों में एक अजीब सा भरोसा और हमदर्दी थी। रघु पहली बार महसूस करता है कि कोई उसके दर्द को समझ रहा है। वो उसे आगे बताता है, उन चारों को मारने के बाद पुलिस से बचने के लिए मैं यहाँ तक भाग आया। यहाँ पर मुझे रघु नाम का एक आदमी मिला जो गेटमैन था। मैं उसी के साथ रहने लगा, उसके खेतों में काम करने लगा। धीरे धीरे लोग मुझे पहचानने लगे। मैं यहीं घुल मिल गया। लेकिन एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई और तब से मैं ही यहाँ गेटमैन का काम कर रहा हूँ। अब 10 साल से यही मेरी दुनिया है। चैताली की आंखों में उसे देखकर तरस आ जाता है। उसके दिल में आता है कि इस आदमी के साथ जिंदगी ने बहुत बुरा किया है। वो सोचती है कि अगर किसी के पास सच में कोई नहीं हो तो उसे अकेला छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि कुछ दिन तक यहीं पर रुकेगी। धीरे धीरे वो रघु की मदद करने लगती है, उसके साथ मिलकर खाना बनाना, सफाई करना और यहाँ तक कि रेलवे क्रॉसिंग पर भी उसका हाथ बटाना। पानी के लिए उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता था, फिर भी चैताली थकान की परवाह किए बिना पानी लाने के लिए निकल जाती। लेकिन किस्मत फिर एक नया मोड़ लेने वाली थी। जब चैताली पानी लेने बहुत दूर गई होती है, रघु अपनी ड्यूटी निभाते हुए रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ा था। तभी अचानक वहां एक आदमी आ जाता है। मंचू। उसकी आंखों में बेचैनी थी और होठों पर सिर्फ एक सवाल। वो रघु से पूछता है, माइन, क्या तुमने यहाँ किसी औरत को देखा है? वो मेरी वाइफ है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। रघु के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन चेहरे पर बिना कोई हाव भाव दिखाए वो सीधी नजर से झूठ बोल देता है, नहीं, मैंने यहाँ किसी भी औरत को नहीं देखा। 9 जैसे ही स्थिति और टेंस हो जाती है, संजू वहां आता है और बताता है, मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। वो पूरी तरह पागल है। उसका नाम शिखा है। वो उल्टी सीधी बातें करती रहती है, कहती है कि मैं डॉक्टर हूँ। अगर शिखा किसी के साथ रह रही है तो उसे जानलेवा खतरा हो सकता है। अगर तुमने उस लड़की को देखा है तो मुझे बता दो। मैं डॉक्टर सिंचू हूँ, उसका इलाज कर रहा हूँ।
ये सुनकर रघु पूरी तरह दुविधा में पड़ जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि किसके ऊपर भरोसा करे और किसके ऊपर नहीं। फौरन रघु उस जगह पहुंचता है जहां चेताली पानी लेने गई थी। चेताली उसे समझाती है, मेरी असली पहचान है और उसका इलाज जो चल रहा था उसका नाम डॉक्टर सिंचू है। अगर मैं उसके पास गई तो वो मुझे मार देगा, समझ रही हो। रघु हिचकिचाता है, उसे चेताली पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन कहीं न कहीं चेताली की बात में कुछ सच्चाई थी। चेताली सुझाव देती है, हम एक काम करते हैं, पुलिस को भुला देते हैं, हम खुद अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। लेकिन रघु तुरंत मना कर देता है, पुलिस यहाँ नहीं आएगी, मैं खुद भागा हुआ अपराधी हूँ। इतना कहते ही सिंचू आता है और चेताली को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। चलते चलते चेताली रघु से कहती है, मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी, लेकिन तुम मुझे समझ ही नहीं रहे। रघु घबराते हुए बोलता है, अपनी वाइफ को मार ही दोगे, उससे अच्छा उसे मुझे दे दो, हम यहाँ खुशी खुशी रह सकते हैं। लेकिन तभी चेताली अचानक सिंचू पर हमला कर देती है। वो बुरी तरह घायल हो जाता है। चेताली उससे कहती है, तुम तो मुझ पर भरोसा ही नहीं करते। रघु अब अपनी हिम्मत नहीं रोक पाता, वो सिंचू को जान से मार देता है। जैसे ही वो उसे दफनाने के लिए जाता है, उसकी जेब से एक हॉस्पिटल की स्लिप गिरती है। स्लिप पे लिखा था, डॉक्टर सिंचू और उसकी पेशेंट शिखा। सभी झटके में पड़ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि साइको कोई और नहीं बल्कि चेताली है, असली नाम शिखा, और उसके इलाज में डॉक्टर सिंचू शामिल था। लेकिन ट्विस्ट यही खत्म नहीं होता। चेताली अचानक रघु पर हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन रघु भी कम नहीं था, उसने चेताली को मार दिया। और सबसे बड़ा सच सामने आता है, असली साइको रघु था। उसका अतीत, उसका दिल, उसकी अकेली जिंदगी और उसका धोखा, इसी ने उसे इस कदर बदल दिया कि उसने अपनी पसंदीदा लड़की और उसके पति को मार डाला, उनके बच्चों को भी नहीं बख्शा, और उसी रेलवे क्रॉसिंग पर असली रघु को भी उसने खत्म कर दिया। अब सवाल ये है, असली साइको कौन था, रघु, चेताली या फिर सिंचू? ये सवाल हम दर्शकों के लिए छोड़ देते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है।